सो अब हम बात करेंगे फीवर के बारे में। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर। सो पहले लेक्चर में वॉइस थोड़ा ख़राब हो गया था, वहीं से हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सो वी विल सी व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्लूज इन फीवर। मतलब हमें पेशेंट को देख के कैसे पता चलता है इसको कौन सा फीवर हो सकता है। डायग्नोस्टिक क्लूज क्या क्या होते हैं फीवर में, वो देखेंगे अभी हम। व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्लूज इन फीवर। जैसे कि अगर पेशेंट की लुक बहुत टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक लुक कौन कौन से फीवर के साथ एसोसिएटेड होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि टॉक्सिक लुक फीवर में अगर टॉक्सिक लुक आ रही है तो कौन कौन सी इन्फेक्शन हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे टाइफाइड में, टाइफाइड का पेशेंट बहुत टॉक्सिक होता है। टाइफाइड का पेशेंट, टाइफाइड हो गया। उसके बाद सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, सेप्टिसीमिया के पेशेंट में टॉक्सिक लुक होता है। इसके बाद मिलरी टीबी, मिलरी टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें टॉक्सिक लुक होता है। और इसके बाद टाइफस इन्फेक्शन, टाइफस, इट इज नॉट टाइफाइड, इट इज टाइफस। सो ये वाली इन्फेक्शन होती है जिसमें पेशेंट की लुक बहुत टॉक्सिक होती है। जैसे हमारे पास आ गया टाइफाइड, टाइफाइड में टॉक्सिक लुक होती है। इसके बाद सेप्टिसीमिया में, इसके बाद मिलरी टीबी में, और टाइफस फीवर में। सो आई विल रिपीट द टॉक्सिक लुक वी विल सी इन टाइफाइड, सेप्टिसीमिया, मिलरी टीबी एंड टाइफस इन्फेक्शन। सो अगर पेशेंट टॉक्सिक लुक के साथ आ रहा है तो हमें ये कंडीशंस को दिमाग में रखना है। इसके बाद आता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मार्क्ड स्वेटिंग, और मार्क्ड स्वेटिंग को प्रेस्पायरेशन भी कहते हैं। प्रेस्पायरेशन, मार्क्ड प्रेस्पायरेशन। सो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें मार्क्ड प्रेस्पायरेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के साथ है फीवर, तो हमें दिमाग में रखना चाहिए सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया में बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। इसके बाद आता है रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर, इसमें भी बहुत ज़्यादा पसीना रहता है। इसके बाद एमीबिक लीवर एब्सेस, एमीबिक लीवर एब्सेस, और ब्रूसिलोसिस, ब्रूसिलोसिस, ब्रूसिलोसिस। सो कौन कौन सी कंडीशन है अगर पेशेंट को पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें सोचना है सेप्सिस, रोमैटिक फीवर, एमीबिक लीवर एब्सेस, ब्रूसिलोसिस, ब्रूसिलोसिस। सो उसके बाद अगर पेशेंट को माइल्जिया बहुत ज़्यादा है, माइल्जिया हो रहा है, माइल्जिया मीन्स मसल पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कौन कौन सी कंडीशन है, डेंगू, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, 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 एन्फ्लुएंजा, एन्फ्लुएंजा, एन्फ्लुएंजा एंड लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरा। सो ये कुछ बीमारियां जिसमें मसल पेन बहुत ज्यादा होता है, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, लेप्टोस्पायरा हो गया। इसके बाद फीवर है और बॉडी में परपुरा, परपुरा मीन्स स्पॉट्स है, रेड कलर स्पॉट्स बॉडी में है, और पेशेंट को फीवर हो रहा है परपुरा के साथ, तो इसमें कंडीशन आती है एक्यूट ल्यूकीमिया और सेप्टिसीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया और सेप्टिसीमिया में परपुरा रहता है शरीर में और पेशेंट को फीवर होता है। इसके बाद अगर कन्वर्जन हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं और पेशेंट को फीवर है, तो सबसे पहले फिब्राइल कन्वर्जेंस कंडीशन एक है, फिब्राइल कन्वर्जेंस हो सकते हैं ये। दूसरा मेनिंजाइटिस में कन्वर्जेंस होता है और फीवर होता है, मेनिंजाइटिस। उसके बाद सेरिब्रल अपसेस, सेरिब्रल अपसेस हो गया। ट्यूबरकुलोमा, ट्यूबरकुलोमा, ट्यूबरकुलोमा ब्रेन में अगर ट्यूबरकुलोमा है तो वो भी कन्वर्जन हो गया। सो अगर कन्वर्जन हो रहा है तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए फिब्राइल कन्वर्जेंस, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल अपसेस और ट्यूबरकुलोमा। तो फीवर के साथ कन्वर्जन है तो ये बीमारी है, दिमाग में आनी चाहिए। इसके बाद फीवर है और हमें लिम्फ नोड मिल रहा है, लिम्फ नोड यानी गांठ मिल रहा है कोई शरीर में, तो टीबी तो पता ही है, एड्स हमने दिमाग में रखना है, टीबी एड्स तो पता ही है। इसके अलावा और भी कंडीशन होती है, जैसे लिम्फोमा, लीकीमिया हो गया, सेकेंडरी सिफिलिस हो गया, और एसएलई, सेकेंडरी सिफिलिस और एसएलई। सो फीवर के साथ लिम्फ नोड मिल रहा है तो टीबी, एचआईवी एड्स, लिम्फोमा, लीकीमिया, सेकेंडरी सिफिलिस एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी एसएलई। एसएलई में भी लिम्फ नोड मिलता है और फीवर होता है पेशेंट को। अब इसके बाद हम बात करेंगे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन को पीयूओ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जो दिया था वो दिया था पीटरसन, पीटर्स, पीटर्सड्रॉफ एंड बिसन, पीटर ड्रॉप्स एंड बिशन ने दिया था 1961 में इसकी डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन होती है इसके, तीन कंपोनेंट होते हैं,
पहला कंडीशन की फीवर जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना चाहिए एंड सेवरल ओकेजन्स में। ये फर्स्ट क्राइटेरिया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ऑन सेवरल ओकेजन फीवर होना चाहिए। दूसरा है कि फीवर का जो ड्यूरेशन है वो 3 हफ्तों से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 3 वीक्स होना चाहिए। और तीसरा है कि हमने उसको 1 हफ्ता इन्वेस्टिगेट किया बट वी आर अनएबल, तो हमें नहीं डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस पे हम नहीं पहुंच पाए। 1 वीक का इन्वेस्टिगेशन किया। दिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी इन पेशेंट इन्वेस्टिगेशन, एडमिट करके हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसका डायग्नोसिस हमारे पास नहीं मिला, तो हम कहेंगे पेशेंट को, ये 3 क्राइटेरिया अगर मीट हो रहे हैं तो पेशेंट को पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। सो क्या होता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन? फीवर है जो बहुत ज़्यादा 101 से ऊपर, 3 हफ्ते से ज़्यादा, 1 हफ्ता हमने उसको इन्वेस्टिगेट करके देख लिया लेकिन हमारा कोई डायग्नोसिस अभी तक नहीं बना। सो ये होता है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। सो हाँ, कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन इनिशियली कर सकती है, जो प्रेजेंट ही ऐसे होती है कि उसका कारण ही नहीं पता चलता, तो हमने देखना क्या क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सो कंडीशंस हैं जैसे हमारे पास है कि लिम्फोमा ल्यूकीमिया भी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके प्रेजेंट करती है। इसके बाद मल्टीपल माइलोमा, कार्सिनोमा, कहीं का भी इट कुड बी लंग का कार्सिनोमा हो सकता है, लीवर का हो सकता है, या फिर किडनी का हो सकता है कार्सिनोमा। इसके बाद और कंडीशन आती है जैसे कोलेजन वास्कुलर डिजीजेज है, जैसे एसएलई हो गया। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टिल डिजीज और पॉली नोडोजा। इसके बाद और भी डिजीज है जो पीयूओ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके प्रेजेंट करती है, जैसे हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस आ गया, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस आ गया, सब फ्रेनिक अपसेस आ गया, लीवर अपसेस आ गया, ब्रूसिला आ गया, ब्रूसिलोसिस आ गया, फंगल इन्फेक्शन आ गया और एड्स आ गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट है फैक्टिशियस फीवर होता है, फैक्टिशियस फीवर, ड्रग फीवर और हैबिचुअल हाइपरथर्मिया एंड यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। सो ये सारी कंडीशन है जो इनिशियली प्रेजेंट करती है एज ए पार्ट ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, जैसे टीबी है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके प्रेजेंट कर सकता है, एड्स है जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके प्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद लिम्फोमा ल्यूकीमिया है जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके प्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद ड्रग फीवर और कोलेजन वास्कुलर डिजीज, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें पेशेंट पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके प्रेजेंट कर सकता है। और इंपॉर्टेंट एक कैंसर वो चाहे लंग का हो, लिवर का हो या किडनी का हो, वो भी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके प्रेजेंट कर सकता है। अब इसको क्लासिफिकेशन दिया था, इसको टाइप्स होते हैं इसके पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के, इसका क्लासिफिकेशन दिया था डुरैक एंड स्ट्रीट ने इसको क्लासिफाई किया था पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन को। तो ये कैसे क्लासिफाई होता है? ये क्लासिफाई होता है एज ए क्लासिकल वैरायटी होता है इसका। दूसरा वैरायटी होता है नोजोकोमियल वैरायटी होता है। तीसरा होता है न्यूट्रोपिनिक और चौथा होता है एचआईवी एसोसिएटेड। सो क्लासिकल क्या होता है कि हमने इसको 3 ओपीडी विजिट करा लिया, 3 इन पेशेंट इन हॉस्पिटल विजिट करा लिया और इन्वेस्टिगेट किया हमने, 3 ओपीडी में 3 इन पेशेंट इन्वेस्टिगेट किया, या फिर हमने 1 वीक उसको इन्वेस्टिगेट किया और वो इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंट और इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन किया, जैसे हमने उसको ब्रोंकोस्कोपी कर लिया, क्लोनोस्कोपी कर लिया। सो इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन कर लिया 1 हफ्ता, या फिर 3 बार ओपीडी में इन्वेस्टिगेट किया या 3 बार हॉस्पिटल में आके उसको इन्वेस्टिगेट किया। ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बन रहा है तो ये क्लासिकल वैरायटी रहता है, क्लासिकल वैरायटी ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। सो इसकी एग्जांपल्स क्या होती है क्लासिकल पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन? इसमें हो सकता है कि कोई ऑब्सक्योर मैलिग्नेंसी पड़ा हो, हिडन इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ऑब्सक्योर मैलिग्नेंसी, हिडन इन्फेक्शन या फिर ऑब्सक्योर मैलिग्नेंसी।
या फिर कोलेजन वास्कुलर डिजीज कोई हो सकता है, जैसे SLE होगा, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। और उसके बाद आता है नोजोकोमियल पायरोक्सी ऑफ एनर्जन। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, ये हॉस्पिटल में रहने के बाद ये अगर कोई इन्फेक्शन ले लेते हैं उसे नोजोकोमियल पायरोक्सी ऑफ एनर्जन आता है। इसकी एग्जांपल में रहता है सेप्टिक थ्रोम्बोफिलवाइटिस, सेप्टिक थ्रोम्बोफिलवाइटिस, सेप्टिक थ्रोम्बोफिलवाइटिस। उसके बाद आता है न्यूट्रोपेनिक पायरोक्सी ऑफ एनर्जन। इसमें जो काउंट होता है न्यूट्रोफिल का वो 500 से नीचे चले जाता है, लेस देन 500 मिलीमीटर क्यूब। और इसमें क्या क्या इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, एक रहता है पेरियनल इन्फेक्शंस, पेरियनल इन्फेक्शंस। दूसरा कैंडिडियासिस का रिस्क रहता है, कैंडिडियासिस का। उसके बाद HIV एसोसिएटेड कौन कौन सी इन्फेक्शन रह सकती हैं, एक तो ट्यूबरकुलोसिस है, तीसरा है दूसरा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और एक ट्यूबरकुलोसिस, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड ड्रग फीवर हो गया। ये HIV के साथ एसोसिएटेड पायरोक्सी ऑफ अननोन रीजन है। सो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के पायरोक्सी ऑफ अननोन रीजन है। हमारे पास है क्लासिकल वैरायटी, नोजोकोमियल वैरायटी, न्यूट्रोपेनिक एंड HIV एसोसिएटेड। और इनकी एग्जांपल्स एक बार देख लें। क्लासिकल में हिडन इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्सक्योर मैलिग्नेंसी हो सकता है, कोलेजन वास्कुलर डिजीज जैसे SLE। नोजोकोमियल की एग्जांपल में सेप्टिक थ्रोम्बोफिलवाइटिस। न्यूट्रोपेनिक की एग्जांपल में आता है पेरियनल इन्फेक्शन एंड कैंडिडियासिस। HIV एसोसिएटेड में आता है ट्यूबरकुलोसिस, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड ड्रग फीवर। सो ये था पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन। अब एक क्वेश्चन और आता है कि रेक्टल टेम्परेचर हम कब लेंगे, कब प्रेफर किया जाता है रेक्टल टेम्परेचर को लेना। रेक्टल टेम्परेचर प्रेफर कब करते हैं, प्रेफर्ड। सो रेक्टल टेम्परेचर इज प्रेफर्ड इफ यू आर सस्पेक्टिंग हाइपोथर्मिया, पॉसिबल हाइपोथर्मिया अगर है तो हमने रेक्टल टेम्परेचर लेना है। या फिर इन कोलैप्स्ड, कोमाटोज्ड और एल्डरली पेशेंट, एल्डरली है, कोलैप्स्ड है या कोमाटोज पेशेंट, उसमें हमने रेक्टल टेम्परेचर लेना है। या फिर कॉलरा के पेशेंट में हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, कॉलरा पेशेंट्स, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर कॉलरा पेशेंट में सब नॉर्मल होता है लेकिन रेक्टल टेम्परेचर रेज्ड होता है, इसलिए हम कॉलरा पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर प्रेफर करते हैं। और दूसरा एलिजिड मलेरिया में रेक्टल टेम्परेचर लेना होता है, एलिजिड मलेरिया, एलिजिड मलेरिया। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया क्या होता है और रिलेटिव टैकीकार्डिया क्या होता है। सो इसको समझेंगे अब। रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया, फीवर विद रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया और फीवर विद रिलेटिव टैकीकार्डिया क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का जब टेम्परेचर राइज होता है तो पल्स रेट जो होता है हमारा वो बढ़ता है, पल्स रेट जो बढ़ता है वो 10 बीट्स पर मिनट बढ़ता है, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो 10 बीट्स पर मिनट का पल्स रेट बढ़ेगा। अब होता है क्या है कि अगर किसी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा लेकिन पल्स रेट जो है वो सपोज करो 8 बीट्स पर मिनट बढ़ा, ज़्यादा 10 बीट्स तक नहीं गया, वो 8 बीट्स तक ही बढ़ा। सो ये क्या हुआ, रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया। सो जो जितना बढ़ना चाहिए था बीट उतना नहीं बढ़ा, तो ये हो गया रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया। वैसे ही अगर किसी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज किया और उसका पल्स रेट जो बढ़ के हो गया 12 बीट्स पर मिनट, सो ये ज्यादा हो गया, 10 बीट से ज्यादा हो गया, तो ये टर्म होता है रिलेटिव टैकीकार्डिया, रिलेटिव टैकीकार्डिया। सो ये टर्म होती है रिलेटिव टैकीकार्डिया और रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया। अब कौन कौन से फीवर जो है वो रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया और रिलेटिव टैकीकार्डिया करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया होता है वो हमें मिलता है जैसे कोई भी वायरल फीवर होता है, जैसे डेंगू हो गया। सो वायरल फीवर में हमें रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया मिलता है, वायरल फीवर जैसे डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। उसके बाद येलो फीवर हो गया, येलो फीवर में जो रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया मिलता है उसे कहते हैं हम फेजर्ड साइन, फेजर्ड साइन, फेजर्ड साइन। इसके अलावा फर्स्ट वीक ऑफ एंट्रिक फीवर में भी रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया होता है, फर्स्ट वीक ऑफ एंट्रिक फीवर में भी रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया होता है, फर्स्ट वीक ऑफ एंट्रिक फीवर। इसके बाद पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में भी, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में भी रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया होता है। और इसके बाद ब्रूसिलोसिस, सीटाकोसिस
व्हील्स डिजीज, ब्रूसिलोसिस, सीटाकोसिस, व्हील डिजीज, इन सब में रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया होता है, रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया होता है। अब बात करते हैं टर्म्स का, जैसे ये था रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया। अब रिलेटिव टैकिकार्डिया कहाँ कहाँ मिलता है? रिलेटिव टैकिकार्डिया जैसे हमने बता दिया कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी एग्जांपल्स होता है एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस, एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस, या फिर डिप्थेरिक मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, या फिर ट्यूबरकुलोसिस में भी रिलेटिव टैकिकार्डिया मिलता है, और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। सो ये कहा जाता है रिलेटिव टैकिकार्डिया के एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस, डिप्थेरिक मायोकार्डाइटिस, टीबी, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। सो ये टर्म्स रिलेटिव टैकिकार्डिया और रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया। सो इधर एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, जो चिल्ड्रन में क्या होता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर राइज हो रहा है तो उसमें जो बीट्स, पल्स रेट जो राइज करता है वो नॉर्मली 12 से 15 बीट्स पर मिनट तक राइज करता है, जो कि अडल्ट्स में ओनली 10 बीट्स पर मिनट होता है। सो ये चिल्ड्रन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर के कितने टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ फीवर देखेंगे अभी। टाइप्स हमारे पास होता है, एक तो होता है इंटरमिटेंट फीवर होता है, इंटरमिटेंट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, और तीसरा होता है रेमिटेंट। तो 3 टाइप के फीवर होते हैं, इंटरमिटेंट, कंटिन्यूस एंड रेमिटेंट। और इनमें से इंटरमिटेंट फीवर है, सपोज दिस इज, ये बेसलाइन है। इंटरमिटेंट फीवर है, ये हमेशा बेसलाइन को टच करेगा। सपोज अगर आज फीवर स्पाइक हुई, फिर वापस आ जाएगा, आज ये बेसलाइन को टच करेगा। Intermittent fever always touches the baseline. Fever remains for several hours in a day and always touches the baseline. So ये हो गया हमारा intermittent fever। अब उसके बाद बात करें अगर continuous fever की, continuous fever में जो fluctuation होती है वो 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होती है। सो उसकी फ्लक्चुएशन होती है, बट वो बेसलाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। सो ये ऐसे फ्लक्चुएट करता है 1 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ्लक्चुएट करता है, बट कभी टच नहीं करता इन 24 आवर्स। सो ये है कंटिन्यूस फीवर। उसके बाद आता है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर भी कभी बेसलाइन को टच नहीं करेगा, लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन जो होती है वो मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मोर देन 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस तक उसका फ्लक्चुएशन होती है फीवर की, और फीवर कभी भी बेसलाइन को टच नहीं करता है इन 24 आवर्स। अब इनकी एग्जांपल्स पता होने चाहिए, इंटरमिटेंट फीवर कब बोलेंगे, कंटिन्यूस फीवर कब बोलेंगे, और रेमिटेंट फीवर कब बोलेंगे। एग्जांपल्स कौन कौन सी है, अभी हम इंटरमिटेंट फीवर की एग्जांपल्स देखते हैं। इंटरमिटेंट को फर्दर डिवाइड किया जाता है कि अगर डेली स्पाइक्स हो रहा है, डेली फीवर आ रहा है, या फिर फीवर आ रहा है 48 आवर्स के बाद, या फिर फीवर आ रहा है 72 आवर्स के बाद। सो डेली यानी 24 आवर में आ रहा है, डेली फीवर आ रहा है, 48 आवर के बाद आ रहा है, और 72 आवर्स में आ रहा है। सो अगर तो डेली फीवर आ रहा है उसे कहते हैं हम क्योटिडियन फीवर। अगर 48 आवर्स के बाद आ रहा है तो उसे हम कहते हैं टर्शियन फीवर। और अगर 72 आवर्स के बाद आ रहा है तो उसे कहते हैं हम क्वार्टन फीवर। सो डेली फीवर स्पाइक को हम कहते हैं क्वार्टिडियन, 48 आवर्स के बाद आ रहा है तो टर्शियन, 72 आवर्स के बाद आ रहा है तो क्वार्टन। सो ये इंटरमिटेंट के टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं कि क्वार्टिडियन फीवर की एग्जांपल्स क्या क्या है। क्वार्टिडियन इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है डबल इन्फेक्शन बाय वाइवेक्स। क्वार्टिडियन में डबल इन्फेक्शन बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्वार्टिडियन फीवर करता है। दूसरा पस कहीं पर भी होगी, पस एनीवेयर इन द बॉडी, पेंटापस एनीवेयर इन द बॉडी। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन,
सेप्टिसीमिया, और पस जैसे एमेबिक लिवर एब्सेस। सो डेली फीवर स्पाइक्स अगर किसी को हो रहा है तो हमें सस्पेक्ट करना है डबल इन्फेक्शन बाय वाइवेक्स, पस एनीवेयर इन दी बॉडी लाइक एमेबिक लिवर एब्सेस, ट्यूबरकुलोसिस, यूटीआई, सेप्टिसीमिया। सो ये डेली फीवर स्पाइक्स होता है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट को फीवर तो हो रहा है हर 48 आवर्स के बाद हो रहा है, तो उसके भी टर्शियन फीवर जैसे हमने कहा जो 48 आवर्स के बाद आता है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बिनाइन टर्शियन फीवर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट टर्शियन फीवर। मैलिग्नेंट होता है वो फाल्सिफॉर्म से होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफॉर्म जो मैलिग्नेंट करता है। बिनाइन वाला है वो कॉमनली वाइवेक्स से होता है और समटाइम्स ओवेल भी करता है। वाइवेक्स और ओवेल क्या करेंगे, टर्शियन फीवर करेंगे बिनाइन वाले। प्लाज्मोडियम फाल्सिफॉर्म कौन सा करेगा, मैलिग्नेंट टर्शियन फीवर। अब इसके बाद एक और टाइप था जो हर 72 आवर्स के बाद आ रहा है, जिसे कहते हैं क्वार्टन फीवर। क्वार्टन फीवर जो मिलता है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया में मिलता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया क्वार्टन फीवर करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो करता है क्वार्टर फीवर करता है, क्वार्टन फीवर। तो ये सारी टाइप्स थी इंटरमिटेंट फीवर की। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस फीवर की एग्जांपल्स। सो कंटिन्यूस फीवर मैंने बताया कि कभी फ्लक्चुएशन जो होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होती है और कभी बेसलाइन को टच नहीं करता इन 24 आवर्स। सो इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती है कंटिन्यूस फीवर की। कंटिन्यूस फीवर में हमारे पास आता है लोबार निमोनिया। लोबार निमोनिया कंटिन्यूस कंसोलिडेशन पड़ा हुआ है लंग में, वो कंटिन्यूस फीवर करता जाएगा। उसके बाद सेकंड वीक ऑफ एंट्रिक, एंट्रिक में कंटिन्यूस फीवर मिलता है। इसके बाद मिलिट्री टीबी, मिलिट्री टीबी में भी कंटिन्यूस फीवर मिलता है। इसके बाद मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में भी कंटिन्यूस फीवर होता रहता है। इसके बाद एक्यूट रूमेटिक फीवर, इसमें भी कंटिन्यूस फीवर होता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर। और कोलेजन वास्कुलर डिजीज जैसे एसएलई। सो कंटिन्यूस फीवर के काजेज में आता है लोबार निमोनिया, सेकंड वीक ऑफ एंट्रिक फीवर, मिलिट्री टीबी, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, एक्यूट रूमेटिक फीवर, कोलेजन वास्कुलर डिजीज जैसे एसएलई, इनमें कंटिन्यूस फीवर होता है। अब रेमिटेंट फीवर की एग्जांपल देखें। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर मैंने बताया कि इसकी फ्लक्चुएशन जो होती है 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या फिर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और कभी बेसलाइन को टच नहीं करता है। इसकी एग्जांपल्स में आता है एमीबिक लिवर एब्सेस, एमीबिक लिवर एब्सेस, एमीबिक लिवर एब्सेस, यूटीआई, थर्ड वीक ऑफ एंट्रिक फीवर, थर्ड वीक ऑफ एंट्रिक फीवर, एक्यूट ब्रोंकोनिमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, सेप्टिसीमिया, पाइमिया एंड बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, पाइमिया, बैक्टीरियमिया। तो ये सभी रेमिटेंट फीवर करते हैं। तो कौन कौन से रेमिटेंट फीवर करते हैं, एमीबिक लिवर एब्सेस, यूटीआई, थर्ड वीक ऑफ एंट्रिक फीवर, एक्यूट ब्रोंकोनिमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, सेप्टिसीमिया, पाइमिया, बैक्टीरियमिया। सो ये सारे रेमिटेंट फीवर करते हैं। अब एक फीवर और आता है जिसे कहते हैं हम डबल क्वाटिडियन फीवर। व्हाट इज डबल क्वाटिडियन फीवर, डबल क्वाटिडियन फीवर। इसमें क्या होता है कि डबल फीवर स्पाइक, दो बार फीवर स्पाइक होती है इन ए सिंगल डे। डबल फीवर स्पाइक, दो बार फीवर आता है इन ए सिंगल डे, डबल फीवर स्पाइक, एक ही दिन में दो बार फीवर आ गया पेशेंट को। तो ये कौन सी कंडीशन में ज्यादातर मिलता है, दो बार फीवर एक ही दिन में। एक तो कालाजार में, दूसरा होता है गोनोकोकल पेरीहेपेटाइटिस, गोनोकोकल पेरीहेपेटाइटिस और गोनोकोकल एंडोकार्डाइटिस और पेरीहेपेटाइटिस गोनोकोकल। एंड थर्ड इज समटाइम्स इन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सो इनमें एक ही दिन में दो बार फीवर आता है, कालाजार, गोनोकोकल पेरीहेपेटाइटिस एंड गोनोकोकल एंडोकार्डाइटिस एंड एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सो डबल क्वार्टिडियन फीवर को हम कैमल हम्प फीवर भी कहते हैं।
कैमल हम फीवर, कैमल हम फीवर। सो दो स्पाइक्स होती है फीवर की एक ही दिन में, एक बार ही आया, एक बार ही आया, फिर से आया, ऐसे करके एक ही दिन में दो बार ही फीवर आ गया। तो ये कैमल हम फीवर होता है, डबल क्वाटिडियन फीवर। अब फीवर विद रैश, अब फीवर विद रैश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फीवर के साथ रैश है। सो इधर एक निमोनिक हम याद करते हैं, जहां हमें पता चलना चाहिए कि कौन से दिन में रैश आता है, कौन सी डिजीज में। वेरी सिक पर्सन, वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक, वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक डबल टी। सो ये निमोनिक है। वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक डबल टी, वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक डबल टी। सो इसका जो रैश का अपीयरेंस का डे होगा, यहाँ पे लिखते हैं डे, कौन सा डे है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी इन्फेक्शन है। वी से हो गया हमारे पास वेरिसीला इन्फेक्शन। जो इसका जो रैश आता है वो फर्स्ट डे में आता है, फर्स्ट डे में वेरिसीला का। और से होगा स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर का रैश जो होता है वो सेकंड डे में मिलेगा। पी से पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का थर्ड डे में मिलेगा रैश। एम से मीजल्स, मीजल्स का फोर्थ डे में। टी से टाइफस, टाइफस का फिफ्थ डे में रैश मिलेगा। डी से डेंगी, डेंगी का सिक्स्थ डे में रैश मिलेगा। टी से टाइफाइड, टाइफाइड का सेवंथ डे पे रैश मिलेगा, सेवंथ डे पे रैश मिलेगा। सो जो चिकन पॉक्स, जो वेरिसीला होता है, इसका रैश मेनली ट्रंक में आता है, ट्रंक, और सभी फॉर्म्स एक साथ मिलती है। स्कारलेट फीवर का जो रैश होता है वो चेस्ट पे भी हो सकता है, नेक पे भी हो सकता है, स्कैपुला पे भी हो सकता है, स्कैपुला, चेस्ट नेक स्कैपुला पे आता है। स्मॉल पॉक्स जो आजकल वेरी रेयरली सीन, इसमें पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पेरिफेरी में रहता है ये रैश स्मॉल पॉक्स का। मीजल्स का ये फोरहेड पे मिलेगा, फेस पे मिलेगा, फोरहेड, फेस और नेक पे मिलेगा। टाइफस, टाइफस का शोल्डर पे, चेस्ट पे, शोल्डर पे, चेस्ट पे। डेंगू का रैश हैंड्स और फीट्स में मिलेगा। मोबली फॉर्म रैश होता है इसका, जो रैश होता है वो होता है मोबली फॉर्म, मोबली फॉर्म, मोबली फॉर्म रैश होता है डेंगू का, डेंगू में, जो हैंड्स और फीट्स में मिलता है मोस्टली, और इचिंग भी होती है इसमें। जो टाइफाइड का रैश होता है उसको रोज स्पॉट कहते हैं, रोज स्पॉट। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें एब्डोमेन में, फ्लैंक्स में, बैक में। सो एब्डोमेन, फ्लैंक्स, बैक, मोस्टली इन एरियाज में रोज स्पॉट्स मिलता है। सो ये था रैश के बारे में, फीवर विद रैश। और जो ड्रग रैश होता है वो कहीं पर भी मिल सकता है और किसी भी टाइम मिल सकता है, जो ड्रग फीवर का रैश होता है। अब हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि एंट्रिक फीवर का फीचर्स क्या होता है फर्स्ट वीक में। एंट्रिक फीवर फर्स्ट वीक में, एंट्रिक फीवर फर्स्ट वीक में एंट्रिक फीवर फर्स्ट वीक में, इसमें जो फर्स्ट वीक में जो पैटर्न रहता है वो स्टेप लैडर रहता है, स्टेप लैडर पैटर्न। ऐसे करके आएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर होता है फर्स्ट वीक में। दूसरा फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल हेडेक, हेडेक होता है सिर के आगे, फ्रंटल हेडेक होता है, इंपॉर्टेंट फीचर है एंट्रिक फीवर का। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, पेन एब्डोमेन हो सकता है, पेन एब्डोमेन। सो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन।
इसके बाद और फीचर्स होते हैं जैसे एनोरेक्सिया, भूख कम हो जाता है पेशेंट का, मरीज का, उल्टी नाशिया करने का मन करता है, खांसी हो सकता है, और एपिस्टेक्सिस हो सकता है। सो पेशेंट को फीवर या नाक से खून आ रहा है तो एंट्रिक फीवर भी एक पॉसिबिलिटी है, एपिस्टेक्सिस। और इसके अलावा जो टंग होती है, उस टंग जो एंट्रिक फीवर में मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टंग इज कॉल्ड एज द एंग्री लुकिंग टंग। टंग इज कॉल्ड एज एंग्री लुकिंग टंग, एंग्री लुकिंग टंग जो एंट्रिक फीवर में मिलती है, एंग्री लुकिंग टंग, बहुत एंग्री होती है। इसमें होता क्या कि सेंट्रल कोटिंग होती है, सेंट्रल कोटिंग विद रेड टिप एंड मार्जिन, जो मार्जिन और टिप होती है वो रेड होती है, विद रेड टिप एंड मार्जिन। सो अगर मैं ये टंग बनाऊं, यहाँ पे रेड 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 होगा, मार्जिन भी रेड 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 होगी, लेकिन सेंट्रल जो होता है उसमें कोटिंग होती है वो व्हाइट कलर की होती है। सो एंग्री लुकिंग टंग इज अ फीचर ऑफ एंट्रिक फीवर। इसके बाद सीकम की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसे जिसे कहते हैं हम सीकल गर्गलिंग। फर्स्ट वीक में सीकल गर्गलिंग होता है। इसमें क्या होता है कि सीकम का एरिया होता है, वहाँ फ्लूइड आ जाता है, सीकम के एरिया में फ्लूइड आता है, फीसिस तो होता है और एयर आता है, फ्लूइड फीसिस एयर इन द सीकल एरिया, दैट इज कॉल्ड सीकल गर्गलिंग। इसके बाद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलता है, और डायक्रोटिक पल्स भी मिल सकता है, रेयरली डायक्रोटिक पल्स और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। और रो स्पॉट जो होता है वो भी मिलता है फर्स्ट वीक में, जो 7th डे पे आता है, 7th डे पे आता है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें स्प्लीन मिलता है, जो सॉफ्ट और टेंडर स्प्लीन मिलता है। स्प्लीन जस्ट पैल्पेबल हो सकता है, जस्ट पैल्पेबल, जो सॉफ्ट होता है एंड टेंडर होता है। और वो कब मिलता है? जब फर्स्ट वीक खत्म होने वाला होता है। सो फर्स्ट वीक जब खत्म हो रहा है तो रो स्पॉट आएगा और स्प्लीन आएगा, जो सॉफ्ट और टेंडर स्प्लीन होती है। अब बात करते हैं टाइफाइड में ही, टाइफाइड स्टेट क्या होता है। टाइफाइड स्टेट, टाइफाइड स्टेट होता है कि अगर हम एंट्रिक फीवर को नहीं ट्रीट करेंगे तो थर्ड वीक में जाते जाते पेशेंट टॉक्सिक स्टेज में पहुंच जाता है। बाय द एंड ऑफ, एट द ऑनसेट ऑफ, जैसे ही थर्ड वीक स्टार्ट होना चलता है, थर्ड वीक के ऑनसेट में पेशेंट का अगर एंट्रिक फीवर नहीं ट्रीट करें तो पेशेंट टॉक्सीमिक स्टेज में पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को एनसेफलाइटिस जैसे फीचर आना शुरू हो जाते हैं, एनसेफलाइटिस जैसे फीचर आना शुरू हो जाते हैं। तो हम भी देखते हैं कि एनसेफलाइटिस जैसे फीचर क्या होते हैं उसमें टाइफाइड में। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो जैसे थर्ड वीक स्टार्ट होएगा तो एनसेफलाइटिस जैसे फीचर आना पेशेंट में शुरू हो जाएंगे। जैसे पेशेंट सेमी कॉन्शियस होता जाएगा, सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा, सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस हो जाएगा। लो मटरिंग डेलीरियम होना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं लो मटरिंग डेलीरियम, लो मटरिंग डेलीरियम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद पेशेंट को कोमा विजिल हो जाता है, मीन्स पेशेंट की आंखें खुली होगी और वो इग्नोरेंट होगा अपनी सराउंडिंग्स का, उसे नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ आंखें खुली होगी, तो उसे कहते हैं कोमा विजिल। या फिर इसे कहते हैं स्टेरिंग स्टूपर, स्टेरिंग स्टूपर, कोमा विजिल स्टेरिंग स्टूपर होगा। इसके बाद पेशेंट को हो सकता है कि फिंगर्स की और रिस्ट की एबनॉर्मल मूवमेंट हो, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, जो मसल ट्विचिंग से होती है। इस कंडीशन को कहते हैं रिस्ट और फिंगर्स की मूवमेंट को, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, इसको कहते हैं हम सब सुल्टस टेंडिनम, सब सुल्टस टेंडिनम। इसमें रिस्ट और फिंगर की मूवमेंट होती है, दिस इज द फिंगर, ट्विचिंग होती है इनमें, इसको कहते हैं सब सुल्टस टेंडिनम। इसके बाद और भी होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, अपनी ब्लैक बेडशीट को एजिटेटली प्लग करता है, खींचता है अपनी बेडशीट को, एजिटेटेड प्लकिंग ऑफ द बेडशीट, तो इसको कहते हैं हम कार्फोलॉजी होता है। और कन्वर्जन मिल सकते हैं, वो हालांकि रेयर है, बट कन्वर्जन दौरे भी मिल सकते हैं अगर पेशेंट थर्ड वीक तक अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो। कन्वर्जन रेयर होते हैं ऑल दो। तो ये वाली सिचुएशन है, मॉर्बिड सिचुएशन है, इसको हमें अर्जेंटली टैकल करना होता है। एक चीज और मिल सकता है टाइफाइड स्टेट में, मेनिंजिज्म।
सो अभी देखते हैं कि टाइफाइड स्टेट में क्या क्या एंसेफेलाइटिस वाले फीचर आते हैं। जैसे पेशेंट थर्ड वीक में जाता है तो ऐसे पेशेंट एंसेफेलाइटिस वाले फीचर आते हैं, जैसे हम टाइफाइड स्टेट कहते हैं। इसमें पेशेंट सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है, लो मटरिंग डिलीरियम आता है, कोमा विजिल हो जाता है, स्टेरिंग स्टूपर जैसे फीचर्स होते हैं, सबसोल्टस टेंडिनम जिसमें फिंगर्स और रिस्ट की ट्यूचिंग होती है, एजिटेटेड प्लकिंग ऑफ द बेडशीट प्लक करना शुरू कर देता है वो, जिसे हम कार्फोलॉजी कहते हैं। कन्वर्जन आ सकते हैं, आल्दो रेयर है, बट मेनिंजाइज्म के फीचर्स भी आते हैं, मेनिंजिज्म हो जाता है पेशेंट को। सो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक होता है पल्स और रेस्पिरेशन रेशो। ये चीज हमें देखना है कि किस में बढ़ता है किस में कम होता है। ये नॉर्मल जो पल्स होता है और रेस्पिरेशन का जो रेशो रहता है वो रहता है 4:1। दिस इज नॉर्मल। 4:1 रेशो रहता है पल्स और रेस्पिरेशन का। हमें देखना कि कौन सी कंडीशन में ये बढ़ जाएगा और कौन सी कंडीशन में पल्स रेस्पिरेशन रेशो कम हो जाएगा। कम हो जाता है लोबार निमोनिया में, पल्स रेस्पिरेशन रेशो कम हो जाता है लोबार निमोनिया में। कितना कम हो जाता है? 4:1 की जगह ये हो जाता है 2:1 लोबार निमोनिया में। वहीं अगर नार्कोटिक पॉइजन की अगर बात करें तो ये बढ़ जाता है, 4:1 की जगह ये हो जाता है 12:1। 12:1। सो नॉर्मल पल्स टू रेस्पिरेशन होता है 4:1। अगर किसी को नार्कोटिक पॉइजनिंग होगा तो बढ़ के 12:1 हो जाएगा। अगर किसी को लोबार निमोनिया है तो ये 2:1 रहेगा, कम हो जाएगा बल्कि। अब इसके बाद आता है एक और कंडीशन जिसे कहते हैं हम फीवर ब्लिस्टर। फीवर ब्लिस्टर या फिर कोल्ड सोर, या फिर इसे कहते हैं फीवर ब्लिस्टर जो होता है वो हर्पीस की वजह से होता है, जैसे हम हर्पीस लेबियालिस भी कहते हैं। हर्पीस लेबियालिस। इसमें होता क्या है कि पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है, और टेंडर विजाइकल्स क्या होता है? फ्लूइड फील्ड लीजन्स होते हैं। पेनफुल और टेंडर विजाइकल्स जो होते हैं, जैसे ये लिप है यहाँ इसके साइड में, आउटर सरफेस ऑफ द लिप, पेनफुल और टेंडर विजाइकल्स मिलते हैं, कैविटीज, छोटी छोटी लीजन्स मिलते हैं जो जिसमें पानी भरा होता है। सो पेनफुल एंड टेंडर विजाइकल्स मिलते हैं।